हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं नए टॉपिक के बारे में, और वो नया टॉपिक है सर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करनी है हमें। सभी लोग रेडी हो गए हैं जी? बात करें जी, आ जाओ। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने खुद करना होता है, उसमें टीचर कोई हेल्प नहीं करता है ना। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना, कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आए, है ना। और मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है कि आपको कोई बता देगा आप कर जाओगे, तो ये टाइम वेस्ट ही होता है आपका। कोई नहीं, अब वो चीज़ के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना। चलो आ जाओ। ओके। दिख जाएगा? नहीं, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। रेड लगा दूँ? रेड? चलो, रेड दिख जाएगा। आ जाओ भाई, जरा सा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, दिस इज द टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चंस आते हैं और आपने आंसर करना होता है जी। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल होता है जिसको अपन समझ लेते हैं कि सर इसको करेंगे कैसे। अब एक बात जरा सा समझेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से सारी बात सुनेंगे तभी बात बनेगी भी, है ना। चलो जी, अब क्या बात समझनी है इसमें सर आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दो टर्म से बना हुआ है, एक रीडिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। क्या क्या भाई? एक रीडिंग से बना है, ठीक है, और दूसरा क्या भाई? कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, दो टर्म से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना हुआ है। तो दोनों की पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि सर ये मीनिंग कहता क्या है। तो रीडिंग मतलब आपको पता है, टू रीड, है ना। मतलब आपको कुछ मिलेगा जिसको आपको रीड करना है भाई, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन की जो मीनिंग होती है वो होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। अब आपको मैं एक बात बता दूं यहीं पे आपके लिए, कि जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है ना, ठीक है, एसएससी के किसी भी सेगमेंट की बात करें, किसी भी एक्स वाई जी, किसी भी एक्स वाई जी का मतलब हो गया, चाहे आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, एमटीएस की बात करो, सीपीओ की करो, सिलेक्शन पोस्ट की करो, किसी की भी करो, ठीक है, उसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो इजी है इन कंपेयर देन जो बैंक में आता है। बैंक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ होता है, ठीक है, कंपेयर देन एसएससी के। तो हम बात करने वाले सिर्फ एसएससी के पैटर्न पे, क्योंकि एसएससी के लिए ही हमारी क्लासेस चल रही हैं, राइट। तो उस चीज़ को समझेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड करना, रीडिंग मतलब रीड करना। कैसे सॉल्व करते हैं सर, क्या चीज़ें होती हैं जिसको हमें रीड करना है और जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो एक बात और जरा सा समझेंगे कि आपके सामने क्या होता है भाई। आपके सामने ऐसा कुछ एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है। जरा गौर, एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बचपन में भी याद करे होगे, है ना, बचपन से अगर आपको किसी ने ऐसे बताया नहीं है ना, तो समझ जाओ कि हाँ चीज़ें बेहतरीन सीख रहे हो, है ना। आ जाओ, है ना, कुछ अलग ही सीखोगे, नया सीखोगे। अब ये जो होता है आपका कुछ ऐसे पेज पे, या कह लो कि स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखता है, और ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो सर? पैसेज। क्या बोलते हैं इसको? पैसेज। अब ये जो पैसेज होता है ना, इसमें आपको क्या दिखते हैं भाई सर? पहला चीज जो इसमें दिखता है वो है सेंटेंस, और जिस जो ये सेंटेंस बना है, दूसरा चीज वो दिखता है सर वर्ड्स, या इस वर्ड्स को सर हम ये बोल सकते हैं वोकैब, राइट। पहला क्या? सेंटेंस, और दूसरा क्या आपको दिखता है सर? वर्ड, क्या? वोकैब। ठीक है, चलो कोई नहीं। पैसेज दिखता है आपको और ये चीजें दिखती हैं, ठीक है। अब याद करो जरा, फटाफट बचपन में दौड़ के भाग जाओ, है ना, भाग गए, चलो चलो। भाग गया तो क्या बचपन से ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं आपको? क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, अगर ट्वेल्थ तक जिसने भी इंग्लिश पढ़ी होगी उनको ये चीजें देखने को मिली होंगी। पैसेज, पैसेज जो दिखता है सर, ये पैसेज, और इस पैसेज में ही आपको क्या दिखता है भाई? इस पैसेज में ही आपको सेंटेंस और वर्ड्स दिखते हैं, राइट। ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, कोई नहीं जी, ठीक है। और क्या क्या समझ सकते हैं सर इसमें?
तो पहले मैंने क्या बोला, रीडिंग। अब ये जो क्या होता था, ये क्या करना होता है आपको कि ये पैसेज आपको मिल गया है भाई, इसको रीड करना है। इसको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने रीड करना है। आप रीड कर लिए जी, रीड कर लिया। अब उसको क्या करना है भाई, अंडरस्टैंड करना है। इसको क्या करना है भाई, अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद से इसी पैसेज के कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर, इसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब उन क्वेश्चंस का आपको उन पैसे, इस पैसेज पे बेस्ट क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। कितने सर, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम या उस पर्टिकुलर पैसेज में कोई भी वर्ड्स दिया हो उसके बारे में पूछ ले, या फिर कोई भी फ्रेज दिया हो, कुछ भी दिया हो उसके बारे में उस क्वेश्चंस में मेंशन होंगे, राइट। ये बात समझ आ गई। तो ये हमें क्या करना होता है भाई, इन्हीं का आंसर करना होता है। अब बात यहाँ फंसती है, बात आपकी यहाँ फंसती है, अगर मैं आपको समझाऊं तो हो जाएगा ये। चलो जी, चलो। अब बात कहाँ फंसती है, ध्यान दो। बात यहाँ फंसती है आपकी कि सर ये पैसेज जो होता है ना, वो हम रीड तो कर लेते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं आता, ताकि हम आंसर कर पाए, ताकि हम क्या कर पाए भाई, आंसर कर पाए। अब जरा ध्यान दो, देखो, अंडरस्टैंड करना, या फिर इसी को ऐसे समझो, क्या, कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, जिसको आप क्या बोलते हो, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वो क्या होता है भाई, सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस होता है भाई, एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस होता है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग बात हो गई, क्या हो गई भाई, अलग बात हो गई। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये अलग बात है भाई, ठीक है। जैसे क्या, अलग बात कैसे है, समझो। आपको पैसेज को एक्सप्लेन नहीं करना है, पैसेज को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे एक बहुत फेमस मेयर हुए न्यूयॉर्क सिटी के, एडवर्ड कोच साहब, क्या नाम था उनका, एडवर्ड कोच, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, या फिर ये कह लें, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन it for you, but I can't what comprehend it for you, right। मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए इसे समझ नहीं सकता हूं। अब ऐसे समझो कि एक क्लास है, ठीक है, या फिर आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूं, तो कभी होता है कि उस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, कभी होता है कि फटाफट, मैं मुझे पता है कि ये लॉजिक आपको पता होगा, तो फटाफट आगे बढ़ गया। जैसे क्लोज टेस्ट में हमने ये करा, पैराजम्बल में ये करा, क्यों, क्योंकि स्पॉट द एरर में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ पैराजम्बल को करा दिया, नरेशन, वॉइस, ये सब करा दिया, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये इसमें टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि हाँ, ये बच्चा अंडरस्टैंड कर लेगा, गॉट द पॉइंट ना। तो मैंने आपको बस एक्सप्लेन करा। अब मेरी एक्सप्लेनेशन को आप कैसे अंडरस्टैंड करो, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है। ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को समझ कैसे रहो, अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन, कोई भी बात को आप, जैसे किसी भी टॉपिक को कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे समझ रहा है। तो पैसेज आपके सामने दिया हुआ है, ऑथर ने अपने थॉट्स को उस पैसेज में लिख दिया है, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करके उसका आंसर करना है, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई, बोलो भाई, ये बात समझ आ गई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कि पैसेज को रीड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, अपने दिमाग के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू उसको क्या करना भाई, अंडरस्टैंड करना। चलो, अगर इतनी बात समझ आ गई, जरा सा समझेंगे एक और चीज, है ना, एक और चीज समझेंगे। ओके, तो आपको ये दो चीजें पता चल गई कि सर दो चीजें होती हैं, सेंटेंस होता है सर, और वोकैब होता है, ठीक है। सेंटेंस होता है और वोकैब होता है, पूरे उस पैसेज में, पूरे उस पैसेज में ये दो चीजें होती हैं, सेंटेंस और वोकैब, राइट। अब इस सेंटेंस और वोकैब की बात समझते हैं। क्या सेंटेंस का मतलब आपको ये नहीं पता कि जो ये सेंटेंस बना होगा, जो ये सेंटेंस बना होगा वो किससे बना होगा भाई, ये सेंटेंस किससे बना होगा सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके ही तो बना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके ही बना होगा, ठीक है। या फिर सर वॉइस का यूज किया होगा उसमें,
ठीक है। और क्या कर सकता है सर, नरेशन का यूज किया होगा, है ना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वॉइस या नरेशन का यूज किया होगा, है ना, ठीक है। चलो, और क्या, अरे यही बात है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वॉइस या नरेशन का यूज उसने किया होगा, या फिर ये भी एक और डाल लो, टेंस, है ना, टेंस, टेंस मतलब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही वर्ब आ गया, मतलब टेंस वर्ब बात बराबर है जी, ठीक है। सेंटेंस इससे बना होगा, सेंटेंस इससे बना होगा भाई, ठीक है। जो वोकैब है उसमें क्या होंगे सर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ऐसे सारी चीजों का यूज किया होगा उसने, ठीक है। अब सेंटेंस की बात करते हैं, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप सेंटेंस को पहचानना सीख जाते हो ना, तो लैंग्वेज आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, सेंटेंस को अगर आप पहचानना सीख जाते हो तो लैंग्वेज कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। सेंटेंस की कैटेगरी होती है, आपको भी अच्छे से पता है कि सेंटेंस की क्या होती है सर, टाइप्स होते हैं, ठीक है। और सेंटेंस के टाइप्स यहां मैं लिख दे रहा हूं, टाइप्स, है ना, और यही बात यहां फिर मैं लिख रहा हूं कि सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सेंटेंस की टाइप भी होती है और सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं। सर सेंटेंस के टाइप्स क्या कहते हैं, सेंटेंस का टाइप कहता है भाई, सेंटेंस का टाइप अगर देखें तो आपको पता है क्या कहता है सर, एक होता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, या फिर उसी को आप कैसे समझते हो सर, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव को आप कैसे समझते हो, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है सर इंटेरोगेटिव, ठीक है। तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होता है इंपरेटिव। चौथा, चौथा सर एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा क्या होता है सर, पांचवा होता है ऑप्टेटिव, ठीक है। ये हो गए आपके सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस इन्हीं पांच तरीके से लिखा जा सकता है, कोई छठा तरीका है ही नहीं कि सेंटेंस वैसा भी दिख जाए, नहीं सर, ये पांच तरीके के ही सेंटेंस लिखे जा सकते हैं पूरे लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पांच तरीके के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर इसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव की तो बात ही नहीं की है ना, पॉजिटिव और निगेटिव तो दिख नहीं रहा है, जबकि हम निगेटिव सेंटेंस भी लिखते हैं, पॉजिटिव भी लिखते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव भी लिखते हैं, है ना। तो जरा आ जाओ, पहले वाला जो पार्ट है आपका डिक्लेरेटिव, जिसको आप असर्टिव भी बोलते हो, उसी को उसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव बोलते हो, दूसरे को निगेटिव बोलते हैं, या तो पॉजिटिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, और दूसरा क्या, निगेटिव होता है। ये बात समझ आ रही होगी आपको, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रही होगी, राइट, ठीक है। इंटेरोगेटिव वाले में इंटेरोगेटिव निगेटिव यूज कर ले तो, ठीक है, इंपेरेटिव वाले में भी पॉजिटिव और निगेटिव यूज कर सकते हो, राइट। तो वो सब फंडा अलग है, ठीक है ना। आपको बस ये समझना कि ये पांच तरीके से सेंटेंसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो पार्ट्स में जब आप आते हो तो आपको ये भी पता है सर कि पार्ट्स में जब हम आते हैं, पार्ट्स में जब हम आते हैं, ठीक है, पार्ट्स में जब आते हैं तो सर हमको क्या समझ आता है कि सर एक सब्जेक्ट दिखता है हमें, मतलब पार्ट, सेंटेंस का पार्ट का मतलब ये होता है, सेंटेंस के पार्ट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को हम कितने टुकड़ों में, कितने पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो सब्जेक्ट होता है सर, और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बाकी वो पांच आपके वो हो गया। तो सेंटेंस यही होता है। अभी इन सब का यूज इन सब में होता है सर, इन सब का यूज इन सब में होता है, और हमें सेंटेंस वो लाइन बाय लाइन दिख रहा होता है। तो जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और जो आपको स्टार्टिंग में जब आपके ग्रामर कराया जाता हो है, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये फाउंडेशन कोर्स में करा दिया जाता है, ताकि आपको जब बाद में इनका एप्लीकेशन, बेसिकली आप इनको क्या करो, अप्लाई करो, इन सारे लॉजिक, इन सारे फंडा को आप क्या करो, अप्लाई करो, कहाँ पे, पैराजंबल के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर, या फिर सर फिलर के अंदर, या फिर कहाँ पे सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। इनको क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, अप्लाई कर रहे हैं आप इसको, राइट। अब आ जाओ जरा, वो कैब आपको बता ही दिया गया कि हाँ वो कैब और ये सारी चीजें हैं, डन है, इतनी बातें समझ आ गई। चलें आगे। सर अब इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं सर अब ये बातें तो समझ आ रही हैं हमको, कर कैसे सकते हैं सर इसको, मतलब जरा इसको भी बता दो आप। तो आ जाओ जरा, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका, सर हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, ठीक है। तो जो आप कहते हो ना हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो पहली पहली बात उसके लिए क्या जरूरी है भाई, जो पहला इंग्रेडिएंट जरूरी है, उसको बोलते हैं सर एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स। क्या, एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स।
काफी तगड़ी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए आपको कि आप पैसेज को एक बार में पढ़ रहे हो, वो पूरा का पूरा जो भी 10-15 लाइन का पैसेज है एक बार में पढ़ते जा रहे हो और दिमाग उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते जा रहा है, मतलब मीनिंग को अंडरस्टैंड करते जा रहा है और मीनिंग समझते हुए आप उस पैसेज को रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हो। गॉट द पॉइंटर ना? यही चीज होती है भाई, उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स। रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी आपकी, वो पैसेज उतनी जल्दी आपसे कवर अप हो पाएगा। वरना एक पैसेज में आप 10 मिनट 15 मिनट दे दोगे, वो पैसेज समझ ही नहीं आएगा, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे और फिर गलत गलत टिक कर दोगे जल्दबाजी में, निगेटिव मार्किंग के साथ चले जाओगे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर। वोकैबुलरी आपकी जितनी ज्यादा बिल्ड होगी, ये दोनों आपको हेल्प कर देते हैं भाई। कहाँ पे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। कहाँ पे भाई? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। कोई दूसरी बात, कोई दूसरा ट्रिक नहीं है साहब कि जो आपको हेल्प कर दे, कोई दूसरा ट्रिक नहीं है जो आपको हेल्प कर दे। ठीक है, अब एक कोर बात आप समझ लें, एक कोर बात समझ लें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए ना अपना दिमाग ना लगाएं। अपने दिमाग न लगाने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पैसेज दिया हुआ है तो आप इस पे टिके रहें कि वो पैसेज जो है ना वो ऑथर बोल रहा है और ऑथर की ही सोच से हमें चलना है, हमें अपना सोच नहीं लगाना है। अगर ऑथर बात कर रहा है पोल्यूशन के रीजन पे, तो आप पोल्यूशन के टाइप की बात नहीं करेंगे, पोल्यूशन के ये टाइप्स होते हैं, नहीं भाई। ठीक है, रीजन तो दे रहा है, रीजन को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे और रीजन पे ही फोकस करेंगे, राइट। अब ये नहीं कि तुम अपना दिमाग लगा लो कि नहीं सर टाइप्स भी तो होता है पोल्यूशन का। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज स्टिक विद द थॉट ऑफ द व्हाट द ऑथर। ये हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें हमेशा क्या होना भाई, स्टिक होना है जो थॉट है ऑथर का उसके साथ, और किसी के साथ भी नहीं। डन है? इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर बात स्टार्ट करें, हम बात स्टार्ट करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये सारी बातें आपको क्या है भाई, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। चलें आगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आ जाओ, क्वेश्चन के साथ खेलते हैं जरा, क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। पहला हमारा पैसेज हमारे सामने है, आराम से रीड करेंगे। अभी आप सोचे कि अभी रिदम बन जाएगा, तो रिदम नहीं बनेगा जी। ठीक है, आराम से रीड करेंगे और आराम से रीड करके जैसे ही हम वापस से 35 40 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो रिदम वापस से बन जाएगा जी। ठीक है, तो रिदम को बनाइए और स्टार्ट करिए, पैसेज को आ जाइए। मिगालू इज बाई फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वेल्स। तो मिगलू भाई वेल है, ये बात आपको पता चल गई, और वर्ल्ड की सबसे रिकॉग्नाइजेबल वेल है ना, मतलब उसकी चर्चा होती रहती है। ठीक है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली वाइट। रीजन भी दे रहा है कि क्यों, हर एक लाइन में आपका आंसर छुपा होता है। क्योंकि आप या तो आप देखो, या तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का 2-3 तरीका होता है। ठीक है, और सबसे फेमस 2 तरीके हैं। पहले या तो पूरा पैसेज पढ़ जाओ एक बार में, फिर आप क्वेश्चन पे जाओ, तो आपको समझ आएगा, क्लिक करेगा कहाँ कहाँ पे वो हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ जाओ, ठीक है, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर अपने उस पे पैसेज पे आओ। तो जो पहला तरीका है ना भाई कि पहले पैसेज पढ़ जाओ फिर क्वेश्चन पे जाओ, वो ज़्यादा सुपीरियर है। वो क्या है भाई, ज़्यादा सुपीरियर है, राइट। याद करो बचपन अपना, है ना, मैं बचपन में बार बार आपको भेजूंगा। ठीक है, कि अनसिन पैसेज आया करता था आपके पेपर में, अनसिन पैसेज आया करता था, तो वो अनसिन पैसेज कहा तो जाता था कि अनसिन है, लेकिन वो अनसिन होता नहीं था। आपके टीचर, हमारे टीचर बता दिया करते थे कि हाँ ये टॉपिक है, ऐसा कुछ, राइट। और उसके बाद से क्या होता था कि अपन अनसिन पैसेज को कैसे करते थे, सीधे क्वेश्चन पे जाते थे, वो की पॉइंटर्स उठा लेते थे कि भाई यहाँ पे राम की बात हो रही है, तो राम लाइन में कहाँ लिखा हुआ, तो वो राम वाली लाइन उठा के हम आंसर में चिपका दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर रोबोट, तो रोबोट वाली लाइन कहाँ लिखी है, वो रोबोट को हमने चिपका दिया। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाता था और करेक्ट हो जाते, तो 5 आउट ऑफ 5 मिल भी जाते थे। बट ये जो भाई ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये वो बात नहीं है। इसमें एग्जैक्ट डायरेक्ट आपको कभी कभी आंसर दिख भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी दिख सकते। अब यहाँ पे आपका काम यह है कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ताकि आपको करेक्ट और एक्यूरेट आंसर कम टाइम वेस्ट करके मिल जाए, कम टाइम वेस्ट करके। ठीक है, आ जाओ। तो बोल रहा है कि मेगलू जो है वो जितने भी वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेबल वेल्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली वाइट। रीजन भी दे रहा है क्योंकि वो क्या भाई बिल्कुल पूरी तरीके से वाइट है, इस वजह से। थैंक्स टू जेनेटिक सैंपलिंग ऑफ मेगलूज स्किन। ठीक है ना, अब थैंक यू बोला जा रहा है किसको भाई, जो जेनेटिक सैंपलिंग हुई थी मेगलू के स्किन की। ठीक है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट ही इज मेल। साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वह मेल है। किससे पता चला भाई, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कैसे पता चला कि वो मेल है,
ठीक है, तो भाई जेनेटिक सैंपलिंग की वजह से, जेनेटिक सैंपलिंग की वजह से वो पता चला कि वो मेल है, ठीक है। एंड हिज अल्बिनो अपीयरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ हिज स्किन। जो उसका एल्बिनो अपीयरेंस था, ठीक है, जैसे वो अपीयर करता था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट यह है कि उसके जो जीन में वेरिएशन हुआ ना, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल था उसके कलर ऑफ उसके स्किन के, राइट। जो व्हाइट स्किन थी उसके लिए अल्बिनो का क्या होता था भाई, अल्बिनो का अपीयरेंस जो वेरिएशन होता था, वेरिएशन अल्बिनो में, ठीक है, वो बता दिया भाई, है ना। अब आ जाओ, सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट मिगलू हैज बिकम एन आइकॉन विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक वेल पॉपुलेशन, ठीक है। सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट मतलब सिंपल वो बाकी वेल से बिल्कुल डिफरेंट लगता है, ठीक है। मिगलू हैज बिकम एन आइकॉन विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक वेल पॉपुलेशन, ठीक है। इंडीड रियली मिगलू हैज हिज ओन ट्विटर अकाउंट विथ ओवर 10,000 फॉलोअर्स। अब आप बोलोगे सर मिगलू एक वेल है और उसका सर ट्विटर अकाउंट कैसे होगा, तो आपको ही पता है कि जो कुछ ऐसे यूनिक से स्पेसीज होते हैं, यूनिक सी स्पीसीज होती है, तो उस स्पीसीज के नाम से कोई अकाउंट बना रहा होता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर उसके फोटोज डाल रहा होता है, राइट। तो मिगलू के नाम से भी एक ट्विटर अकाउंट है जिसपे 10,000 फॉलोअर भी हैं, एंड वेबसाइट वेयर फैंस कैन लॉज साइटिंग्स, ठीक है, जहां पे फैंस जाके देख सकते हैं एंड लर्न मोर अबाउट हम्पबैक वेल्स। ये जो हम्पबैक वेल्स है, ठीक है, जो अभी ऊपर बात हुई है, हम भाई ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में हम्पबैक वेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे फिर हो रही है, ठीक है। ही हैज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कौन भाई, ये जो मिगलू है अपना, ठीक है। he was first discovered in 1991, 1991 में डिस्कवर हुआ था, ऑफ बायरन बे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हुआ था भाई, बायरन बे ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि ये मिगलू और ये लोग कहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, पहली दफा कहाँ देखे गए थे, तो भाई यहाँ बायरन बे में देखे गए थे, ऑस्ट्रेलिया में। एंड हैज सिंस प्लेड हाइड एंड सीक फॉर मेनी ईयर्स, और उसके बाद पहली बार तो वहां दिखा वो, ठीक है, उसके बाद से वो हाइड एंड सीक खेलने लगा, कभी दिखता था कहीं पे कभी नहीं, कभी कहीं पे कभी नहीं। वही बोल रहा है यहाँ पे कि एंड ओके कहाँ गया भाई, एंड हैज सिंस प्लेड हाइड एंड सीक फॉर मेनी ईयर्स विथ मेनी नॉट नोइंग वेयर और व्हेन ही विल शो और अप नेक्स्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं पता था कि अगली बार वो कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, वेयर और व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट, राइट। ही हैज इवन सरप्राइज्ड कीवी फैंस, उसने यहां तक कि कीवी फैंस को भी सरप्राइज करा। अब कीवी की बात आ जाए मतलब न्यूजीलैंड की बात हो रही है, ओके, बाय शोइंग अप इन न्यूजीलैंड वाटर्स। पहले कहां दिखा भाई, ऑस्ट्रेलिया में, फिर कहां दिखा, न्यूजीलैंड के वाटर में दिखा, न्यूजीलैंड के वाटर में दिखा। अब बात आगे बढ़ रही है, with the last official sighting 2 years ago, with the last official sighting 2 years ago, जो ऑफिशियल अपना वो देते हैं भाई कि हाँ ऑफिशियली ये कहां पे दिखा है ना, द टाइम हैज वंस अगेन कम फॉर अस टू आस्क वेयर इज मिगलू, ठीक है। 2 साल पहले देखने के बाद से हमारे पास फिर टाइम आ गया कि मिगलू कहाँ है। 2 साल पहले उसको ऑफिशियली देखा गया था। ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग सच एज अ नियर all white well spotted of New South Wales. To make things more confusing, regular looking humpbacks can trick whale watchers when they flip upside down due to their white bellies. राइट तो ये कह रहा है ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग, मतलब कई बार ऐसा फॉल्स साइटिंग भी हुआ। फॉल्स साइटिंग का मतलब ऐसा लगता था कि वहां पे मिगलू है, लेकिन मिगलू होता नहीं था, क्योंकि व्हाइट वेल जहां पे स्पॉट किया जाता था न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है, स्पॉट किए गए थे वहां पे। तो जो थिंग्स था वो काफी कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि जो रेगुलर लुकिंग हम बैक्स है ना, ठीक है, जो रेगुलर लुकिंग वेल्स हैं, ठीक है, मिगलू बिल्कुल डिफरेंट था, और रेगुलर लुकिंग जो हम्प बैक्स हैं कैन ट्रिक वेल वॉचर्स, जो वेल वॉचर है, व्हेन दे उनको क्या ट्रिक कर देते, मतलब कंफ्यूज कर देते थे। व्हेन दे फ्लिप अपसाइड डाउन, जब अपसाइड डाउन होते थे वो फ्लिप करते थे, मतलब अचानक से ऐसे छलांग लगाते थे, ड्यू टू देयर वाइट बेलीज, अपने वाइट बेलीज, क्योंकि उनके वाइट बेलीज होते थे, स्किन कलर नहीं होता था भाई, उनके बेलीज क्या होते थे, वाइट होते थे, तो ऐसा लगता था मिगलू दिख गया। क्या लगता था भाई, मिगलू दिख गया। पूरा पैसेज आपको समझ आ गया जी, पूरा पैसेज समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, एंड योर ऑप्शंस आर, यू कैन सी योर ऑप्शंस, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स, क्या पूरे पैसेज में ऑथर ने कहीं पे भी प्रोटेक्शन की बात करी है कि भाई वेल्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि क्या बात करनी है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि ऑथर बोल क्या रहा, हमें सिर्फ वो अंडरस्टैंड करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि नहीं भाई वेल को बचाना भी चाहिए, नहीं, वो हमारा काम नहीं है जी। जब ऑथर बोलेगा तो वो भी कर लेंगे।
द एक्सटेंशन ऑफ मिगलू, मिगलू खत्म हो रहा है, एक्सटेंशन मतलब खत्म होना, तो भाई वो भी बात नहीं हो रही है। मिगलू के खत्म होने की बात हुई है? नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। जब मिगलू के खत्म होने की बात नहीं हुई है तो उसको भी हटाओ, ठीक है। द साइटिंग ऑफ मिगलू, बिल्कुल मिगलू के देखे जाने की बात की जा रही है, मिगलू के देखे जाने की बात की जा रही है, बाकी और कोई बात नहीं की जा रही कि वो कैसे हाइड एंड सीक खेलता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एक और बचा हुआ उसको भी देख देख सकते हैं। वेल हंटिंग एंड इट्स आफ्टरमैथ, उसके कंसिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ मतलब उसके कंसिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, कि वेल को आप हंट कर रहे हो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, राइट। तो वो भी बात नहीं की जा रही। बात सर सी की जा रही है। सी मतलब सर द साइटिंग ऑफ मिगलू, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताओ क्या वापस जाके पैसेज को रीड करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी ना। यही बात है भाई, यही कमाल है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, भाई कितना टाइम वेस्ट करोगे? पहले पैसेज पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो, और फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब कह रहा है हाउ कैन रेगुलर लुकिंग लुकिंग हम्पबैक स्ट्रिक वेल वॉचर्स। तो अभी जो लास्ट वाला पैराग्राफ था, मैं आपके लिए दिखा दूं, मुझे तो याद हो गया भाई, वो स्टोरी याद हो गई है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी चीजें। जो लास्ट वाला पैराग्राफ था, कहाँ भाई, जो रेगुलर लुकिंग हम बैक्स हैं, जो रेगुलर लुकिंग वेल्स हैं, ठीक है, वो जो वेल वॉचर हैं, जो वेल को देखना पसंद करते हैं, जो मतलब नोटिस करते हैं कि ये कौन सा वाला स्पेशल वाला है, मिगलू है या नॉर्मल है, रेगुलर है, ठीक है, तो उनको कैसे ट्रिक कर देते हैं, उनको कैसे भ्रमित कर देते हैं, उनको कैसे कंफ्यूज कर देते हैं भाई कि नहीं वो रेगुलर नहीं है, वो कैसे भाई, वो स्पेशल वाले हैं, मिगलू हैं। कैसे भाई कि उनका जो वो फ्लिप करते हैं ना, जैसे फ्लिप अपसाइड डाउन करते हैं, तो उनकी जो व्हाइट वेलीज है वो दिखती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई मिगलू दिख गया। वही बात यहाँ पे किया गया है कि ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग्स, ठीक है, पहले भी यहाँ पे फॉल्स साइटिंग हुई है, ऐसा लगा कि मिगलू है लेकिन वो मिगलू नहीं था, है ना। हाँ तो जरा क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम बैक्स ट्रिक वेल वॉचर्स, तो बाई पोस्टिंग ट्वीट्स ऑन ट्विटर, ऐसा ट्वीट करेंगे वो, ट्वीट करने से हो जाएगा? नहीं ना, ठीक है। बाई अपीयरिंग सीक्रेटली एंड अनएक्सपेक्टेडली, नहीं ना। बाई शोइंग देयर व्हाइट कलर बेलीज, पॉसिबल है। बाई डिस्प्लेइंग देयर ह्यूज साइज, नहीं। क्या था भाई, अपने व्हाइट कलर वेलीज को जैसे ही वो अपसाइड फ्लिप करते थे, अपसाइड डाउन, ठीक है ना, तो उनकी जो व्हाइट कलर की वेलीज थी वो दिखती थी, और उसकी वजह से हमें लगता था कि भाई मिगलू दिख गया। उसका स्किन कलर वैसा ही था, तो वैसा लगता था हमें कि मिगलू दिख गया व्हाइट स्किन कलर की वजह से, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया भाई? सी। अगेन देखो भाई, हमें पता है, हमने पैसेज रीड करा है और अंडरस्टैंडिंग करी है, तो हमें हमारा आंसर तुरंत मिल गया जी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे आ जाओ। वेयर वॉज मिगलू फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार कहां डिस्कवर किया गया था मिगलू को, पहली दफा मिगलू को कहां डिस्कवर किया गया था, ये बात बोल रहा है। आ जाओ जरा पैसेज पे आ जाओ। कहां डिस्कवर करा गया था भाई? आपको पता है कहां देखना है भाई? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है ना। देखो, मोर अबाउट हम्पबैक वेल्स, ही वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1991 ऑफ बैरन बे, कहां पे भाई? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और ये बात जब आपने पैसेज पढ़ी थी तभी पढ़ ली थी, और तभी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। और आपको दिख रहा है कहां पे दिख रहा है, दिखाना भाई। साउथ वेल्स की बात हुई है लेकिन जमैका वगैरह की बात नहीं हुई, तो ऑस्ट्रेलिया को मार्क करेंगे। बाकी हमारा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को मार्क किया, ऑस्ट्रेलिया इज आवर करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे। Select the suitable word given in the passage means turn over with a sudden quick movement। अब ये लाइन आपको नहीं देखने को मिली होगी पैसेज के अंदर। तो मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ कैब आएंगे आपके, कुछ वर्ड्स लिखे होंगे जिसके सिनोनिम बतानी होगी, कुछ फ्रेजेस लिखे होंगे जिसकी मीनिंग बतानी होगी, या फिर एंटोनिम या वन वर्ड टाइप का कुछ तो देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन वैसा होता है, तो वही क्वेश्चन है जी, वही क्वेश्चन है क्या, कि वो सुटेबल वर्ड आपको चूज करना है जिसकी मीनिंग होती है टर्न ओवर विद अ सडन क्विक, तुरंत मुड़ जाना, अचानक मुड़ जाना, काफी तेजी से मुड़ जाना। तो अल्बिनो नहीं सर, अल्बिनो तो हमने कुछ जीन टाइप का पढ़ा था, नहीं। हम्पबैक सर नाम है, लॉज मतलब सर देखना, है ना, लॉज मतलब भाई जा जाके देखना, है ना, ठीक है। तो सर फ्लिप, फ्लिप मतलब सर हमें पता है, फ्लिप कवर, मोबाइल के कवर भी होते थे, अचानक ऐसे बंद कर दो, ऐसे फ्लिप, फ्लिप कवर बोलते हो ना आप उसको, तो फ्लिप, फ्लिप हमारा करेक्ट आंसर होगा सर। फ्लिप को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। कह रहा व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। अब ये सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों के लिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा, स्पीकर तो बोल नहीं रहा है ना, पैसेज लिखा हुआ है, लिखे होने पैसेज से हमें कैसे पता चल सकता है कि नहीं सर इसकी टोन ये है। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि जब आप सॉन्ग सुनते हो या फिर सॉन्ग सुनते हो या सॉन्ग रीड करते हो, राइट, कहीं ना कहीं सॉन्ग सुने होते हो, ठीक है, और सॉन्ग की सुनने से आपको पता चल जाता है कि भाई कि हाँ नहीं ये सैड सॉन्ग है, ये क्या है भाई, ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये ऐसा सॉन्ग है, वैसा सॉन्ग है, ठीक है। वैसे पैसेज का भी सीन होता है, वैसे पैसेज का भी सीन होता है। आप जब पैसेज को रीड करते हो ना,
जब आप पैसेज को रीड करते हो तो आपको दो तीन बातें समझ आ जाती हैं कि पैसेज में डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है ना, डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, या फिर पैसेज में सैडनेस को ज्यादा बताया जा रहा है ना। तो सैडनेस वाली बात पिसिमिस्टिक, मेलनकोली और सिनिकल हो जाता है। पिसिमिस्टिक, सिनिकल और मेलनकोली में आप सैडनेस वगैरह को लाकर रख देते हो, सैडनेस की कैटेगरी में ये सारे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब काफी वर्णन किया गया है। क्या किया गया भाई? वर्णन किया गया। क्या? वर्णन, वर्णन, वर्णन ऐसे बोलते हैं सही, वर्णन, है ना, वर्णन किया गया। तो आपको भी अच्छे से पता है कि जो ये पैसेज है ना भाई, ये जो पैसेज है, इसमें हमें मिगलू के बारे में काफी डिटेल में बताया गया कि मिगलू कहाँ दिखा, कैसे दिखा, पहली बार कब डिस्कवर किया गया। ये सारी बातें हमें इस पैसेज के अंदर पता चल गई हैं। अगर तो कहीं भी सैडनेस वाली बात नहीं की गई है कि भाई मिगलू को मार दिया गया या मिगलू को चुरा लिया गया, है ना, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। जब ऐसी कोई बात नहीं की गई मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, आप अपना थॉट कुछ भी नहीं लगाएंगे कि नहीं मिगलू अगर देखने को नहीं मिला तो मतलब उसको मार दिया गया, मिगलू को कैद कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। नहीं भाई, वो आपका थॉट है, कहीं पे भी ऑथर ने ऐसी बात नहीं करी है। तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। डिस्क्रिप्टिव हमारा क्या होगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उसको ही मार्क करना था आपने। डन है, डन है। बात समझ आई कि हमें पैसेज के साथ कैसे खेलना है, पैसेज के साथ कैसे खेलना है? क्लियर है जी? बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। चले आगे चलें, चलो दोबारा अगला आपके सामने पैसेज आ गया भाई। अगला पैसेज क्या आ गया सर? अगला पैसेज आ गया कि इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से दैट द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ, द डेडलिस्ट पैंडेमिक एवर originated is one of the biggest mysteries in human history। एग्जैजरेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेट कर देना, है ना, मतलब काफी खोल के रख देना, है ना, ओपन करके कि भाई ये वाली बात इस पे ज्यादा फोकस करना है, ये वाला ऐसा कुछ। तो इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से दैट द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ मतलब एक बीमारी जिसको प्लेग भी कहते हैं, प्लेग भी कहते हैं, है ना, तो वही बीमारी की बात चल रही है, आपको आगे पता चल जाएगा, है ना। आ जाओ। Where and when the Black Death, the deadliest pandemic ever originated, is one of the biggest mysteries in human history। मानव के इतिहास में सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है, ठीक है, उनमें से एक है सर कि ये ब्लैक डेथ जो काफी डेडली पैंडेमिक था, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी, वो वाला जो पैंडेमिक था वो कब और कहाँ ओरिजिनेट किया गया, इसका इस बात पे जोर देना बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आफ्टर ऑल the Black Death was the first wave of the second plague pandemic of the 14th to early 19th centuries। इन सबको अगर देखा जाए तो जो ब्लैक डेथ है सर, पहली बार उसका जो पहला वेव आया था, कहते हैं ना पहली लहर, कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, राइट। तो फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग ऑफ पैंडेमिक, जो सेकेंड प्लेग ऑफ पैंडेमिक था सर, उसकी जो पहली लहर आई थी वो 14 से लेकर 14 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच तक चली थी, है ना, 14 से 19 सेंचुरी के बीच तक चली थी। इट किल्ड सम 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप। जस्ट इमेजिन कि 50 से 60% पॉपुलेशन यूरोप की खत्म हो गई थी इस प्लेग की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से। द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल एशिया। द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना, कहाँ कहाँ? और भाई यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, और अनअकाउंटेबल मतलब जिसकी काउंटिंग ना की जाए, जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, अनअकाउंटेबल जिसका कोई हिसाब किताब लेखा जोखा ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भी लोग मरे लेकिन उसका कुछ हिसाब किताब नहीं रखा गया कितने लोग मरे। अब आ जाओ, डिफरेंट प्रपोजल्स बेस्ड ऑन कंपीटिंग थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड। उसके बाद से कई सारे प्रपोजल्स आए, ठीक है, कि ये चीजें हुई, ऐसे हुई, उसको लेकर अलग अलग बात की गई, है ना, हैव बीन पुट फॉरवर्ड आगे आए। बट इन 2017 में आई केम अक्रॉस मतलब होता है सडन, सडनली आपके सामने कोई चीज आ जाए उसको बोलते हैं आई केम अक्रॉस। और केम अक्रॉस के साथ कभी भी आप सडन वर्ड का यूज नहीं करते हो और कभी भी विद का यूज नहीं करते हो, विद प्रीपोजिशन का। आई केम अक्रॉस some records describing an intriguing medieval cemetery in Karajigaj, है ना, Karajigaj, ठीक है ना। क्या रहा है कि मैं सडन कुछ रिकॉर्ड्स के साथ आया, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहे थे किसके बारे में भाई? एन इंट्रिग्यूइंग मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, है ना, मेडिवल सिमेट्री इन काराजिगा, शू वैली, नॉर्दर्न किर्गिस्तान
विच आई सस्पेक्टेड में होल्ड द की, जहां पे मुझे लगता है कि की है, की मतलब सर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां पर छुपा हुआ है, ये बोल रहा है। एज पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को लेड बाई मारिया स्पायरो at University of Tübingen, we have now investigated several specimens from individuals buried at that site and come up with an answer। ठीक है ना, कह रहा है कि एक मैं ऐसी टीम के साथ था जो मल्टी डिसिप्लिनरी थी, जो कि मारिया उनको हेड कर रही थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ तुबिंजेन से बिलोंग करती थी, है ना। वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड, अब हम इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया, सेवरल स्पेसिमिन, सेवरल कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स बडी जो दफनाए गए थे, है ना, उस साइट पे, एंड कम अप विथ एन आंसर। ठीक है, और फिर हमें हमारा आंसर मिला, एक आंसर मिला, क्या? द आइडिया दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन ईस्ट टेरिटरीज ओवरलैपिंग, कहां पे ब्लैक डेथ कहां से ओरिजिनेट किया है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही थी। रफली स्पीकिंग सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड चाइना, कहां कहां से ओरिजिनेट हुआ वो बता रहा है। डेट्स बैक टू द कंटेम्परेरीज, मतलब समकालीन, कंटेम्परेरीज मतलब उस टाइम की बात कर रहा है, समकालीन, ऑफ द पैंडेमिक इन यूरोप, ठीक है, एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। The modern academic Chinese origin theory dates back to at least in 1756 to 8, and a publication about the history of Central Asia by French scholar Joseph de Guignes, है ना। चलो जी, ये बात होगी, ये पूरा पूरा पैसेज हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड तो कर लिया आपने। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, क्या कह रहा है भाई, जो टोन है स्पीकर की, हमें उसके बारे में बात करनी है। अभी हमने टोन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि टोन कैसे फिगर आउट करते हैं। ये आपके पैसेज थे, पैसेज आपने रीड कर लिया, आपको समझ आएगा कि सर पैसेज में टोन कौन सा यूज हुआ है। ऑप्शंस के साथ अगर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा सर कि टोन क्या यूज किया गया है पैसेज के अंदर, टोन क्या यूज किया गया है पैसेज के अंदर। अब जरा ध्यान दो, है ना, अब जरा ध्यान दो। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, क्या लगता है आपको, ह्यूमरस टोन के बारे में बात की जा रही है? नहीं। क्या इनफॉर्मल बात की जा रही है? क्या निगेटिविटी या किसी भी सैडनेस की बात की जा रही है? नहीं सर, बात एक्सप्लेनेटरी की जा रही है। कैसे की जा रही है भाई, बात एक्सप्लेनेशन की हो रही है कि ब्लैक डेथ कब आया, क्यों आया, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई। ब्लैक डेथ कब आया, क्यों आया, और उसके साथ क्या क्या चीजें हुई, इस पे हमें एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा, और कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। डन, आ जाओ जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का सर थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? अच्छा जी, अब जरा बताना मुझे, पिट फॉल ऑफ ब्लैक डेथ के बारे में बात की जा रही है क्या? पिट फॉल ऑफ ब्लैक डेथ, या इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ के बारे में बात की जा रही है, या फिर ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ के बारे में बात की जा रही है, या हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ के बारे में बात की जा रही है? किसके बारे में बातचीत की जा रही है? पैसेज को अगर आपने रीड करा है, पैसेज को अगर आप रीड कर पा रहे हो, तो पैसेज में क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर निकल के आ रहा है? आपको भी पता है कि पैसेज रीड करते ही हमें एक बात समझ आ रही है कि ऊपर ही बोल रखा है कि भाई ओरिजिन कहां से हुआ, उसकी बात सबसे ऊपर लाया है, और फिर एंड भी सर उसी पे कर रहा है कि इसकी ओरिजिन यहां से हुई है। इसकी ओरिजिन कहां से हुई है भाई, जो जो ये ब्लैक डेथ है उसकी ओरिजिन कहां से हुई है? ऊपर भी वहीं से स्टार्ट करा है और नीचे भी वहीं लाके एंड करा है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज सिर्फ एक ही चीज के अराउंड घूम रहा है, वो क्या है भाई, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ कहां से ओरिजिन करा उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो बाकी हमारे क्या होंगे सर, बाकी हमारे आंसर गलत हो जाएंगे, बाकी के आंसर गलत हो जाएंगे जी। और बाकी के आंसर गलत हुए तो क्या ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ को नहीं मार्क करोगे आप? ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ को ही तो मार्क करोगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। और आंसर फिगर आउट करना पैसे से कितने इजी हो गए हैं, आप कर पा रहे हो, इजिली कर पा रहे हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ, जो पैसेज है वो ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइब करता है ना। तो द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक, द वर्स्ट स्पेसिमिन ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजिडी, the specimen of human evolution and its evidence, the initiator of all the future pandemics। तो आपको क्या लगता है कि सर कैसे वो डिस्क्राइब करता है? जो पैसेज की बात कर रहा है भाई, आप ब्लैक डेथ को लेके अब अपना ओवर थॉट नहीं करेंगे कि नहीं सर ये चीजें हो सकती, नहीं। पैसेज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि स्टिक होना है पैसेज पे। तो जरा पैसेज पे आ जाओ, किसके बारे में बातचीत चल रही है, जरा देखना किसके बारे में बातचीत चल रही है। आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ वॉज द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग। पैसेज तो यही बात कर रहा है ना, और सारी बातें यहीं से स्टार्ट हुई हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग, है ना। क्या फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग हमारे ऑप्शन में है?
द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ, कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्लैक डेथ क्या है, तो वो यही बता रहा है कि जो फर्स्ट वेव है सेकेंड प्लेग पैंडेमिक की वही हमारा ब्लैक डेथ है ना, वही हमारा क्या भाई ब्लैक डेथ है। तो द वर्स्ट नहीं बोलेंगे, द स्पेसिमिन नहीं बोलेंगे सर, द इनिशिएटर नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई तीनों में से कोई बात नहीं की गई है। जो बात की गई है वो हमारे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है और हमारे पैसेज में भी लिखा हुआ है। तो जो बात की जा रही है हमें कहाँ टिकना है सर, जो बात की जा रही है उसी पर टिके रहना है। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, आ जाओ, ये बात अगर आपको समझ आ गई आगे आ जाओ। अगला सर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मीन्स एरियाज ऑफ लैंड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट। भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया क्या? ओके, इसी का है ना, हाँ इसी का है। चलो, अब ये इजी है, ये इजी है। अगर आपको मीनिंग आता है ठीक है, मीनिंग अगर नहीं भी आती है आपको तो भी आप बता सकते हो कि हाँ अगर आपने भाई सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, मैं तो यही कंसीडर करके चल रहा हूँ भाई कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे, जियोग्राफी भी पढ़ रहे होगे, है ना, जीएस बेसिकली पढ़ रहे होगे आप। तो सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड, वो वर्ड चूज करना है जिसका मतलब क्या होता है एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है ना, कोई भी एरिया अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट, ठीक है, अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट, ठीक है। तो क्या टेरिटरीज बोलोगे, कंटेम्परीज बोलोगे, पॉपुलेशन बोलोगे या मिस्ट्रीज बोलोगे? इन चार में से कोई बोलोगे क्या? इन चार में से कोई बोलोगे क्या? टेरिटरीज, कंटेम्परीज, पॉपुलेशन, मिस्ट्रीज। तो सर मिस्ट्री तो बोलेंगे नहीं, मिस्ट्री मतलब सर सीक्रेट, रहस्य, रहस्य होता है। पॉपुलेशन सर, पॉपुलेशन मतलब क्राउड, भीड़, लोगों की काउंटिंग, है ना। कंटेम्परेरीज मतलब कि सेम टाइम, उस टाइम पे। बचा क्या सर? टेरिटरीज। और टेरिटरीज के बारे में आपको पता है, टेरिटरी कहते हो ना कि ये इंडिया की टेरिटरी है, ये पाकिस्तान की है, ये बांग्लादेश की है, चाइना की है। टेरिटरी मतलब वो उसके जुरिडिक्शन में आता है ना, वहां पे उसका सारा हक है ना। आप बोलते हो ये मेरी टेरिटरी है, तू यहाँ तक नहीं आ सकता, तो ये मेरी टेरिटरी का मतलब ये मेरे घर के आसपास है, तो ये एरिया मेरा इलाका है, मेरा है, ये सब है ना, तेरा तू जान, मेरा मैं जानूंगा, राइट। तो टेरिटरी बोलते हैं भाई जो अपने जुरिडिक्शन या किसी के भी जुरिडिक्शन में आता है। तो टेरिटरी को मार्क किया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज को अगर आपने रीड करा है तो पैसेज के अकॉर्डिंग सबसे जो प्रोबेबल, सबसे मतलब ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि कहां से स्टार्ट हुआ है, राइट, लेकिन प्रोबेबल मतलब जो सबसे सुटेबल है कि यहां से स्टार्ट हो सकता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, राइट। तो वापस से आ जाओगे जरा पैसेज पे, मुझे तो याद है, क्या आपको याद है या नहीं है? तो पैसेज को देख लें जरा एक बार गौर फरमा के, आपके सामने बुक होगी, आप तुरंत बुक में देख पाएंगे, है ना, कि सर अगर बात की जाए कहां से ओरिजिन हुआ था, तो यहां तो उन्होंने वो एक आंसर पे आ गए, यहां पे पहुंचे, तो वो कहां पहुंचे भाई? एक आंसर पे पहुंचे, राइट, राइट, ठीक है। अब यहां पे आंसर पे पहुंचे तो क्या आंसर आया भाई? द आइडिया दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज ओवरलैपिंग, रफली स्पीकिंग, रफली जिसके बारे में बताया जा सकता है कि वो भाई ईस्ट टेरिटरीज क्या हो सकती है, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड चाइना, डेट्स बैक टू द कंटेम्परेरीज ऑफ द पैंडेमिक इन यूरोप एंड, और इसके अलावा और कहीं भी था क्या? Different proposals based on competing theories have been put forward, but in 2017 I came across some records describing an intriguing medieval cemetery in Karadzigas, Su Valley, northern Kyrgyzstan, which I suspected may hold the key. May hold the क्या? Key. बिल्कुल, जब मैंने आपको रीड कराया था तभी मैंने बोला था कि इसको मार्क करेंगे, होल्ड द की। अब आ जाओ जरा सा वापस से क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंडिया, मंगोलिया या चाइना? नहीं सर, ना तो इंडिया, इंडिया की तो बात भी नहीं की गई है, चाइना भी नहीं और मंगोलिया भी नहीं, ये अलग बात है सर। किर्गिस्तान, किसकी बात की जा रही है सर? किर्गिस्तान की बात की जा रही है, किर्गिस्तान को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आ गया भाई अगला पैसेज, ठीक है, किर्गिस्तान को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जी। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, पूरा का पूरा पैसेज है आपके सामने जी, पूरा का पूरा पैसेज है, देखें जी कितना शानदार, कितना बड़ा पैसेज है जी, ठीक है। रीड करना है हमें और हमें क्या करना है भाई? आंसर को फिगर आउट करना है, और कुछ नहीं करना है, रीड करना है और आंसर को फिगर आउट करना है जी। चलो जी स्टार्ट करें, आ जाओ। क्या कह रहा है? While there is no denying that the world loves a winner, इस बात में कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि जो ये वर्ल्ड है, ठीक है, इस बात में कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि जो ये संसार है वो विनर को पसंद करता है, ठीक है ना।
इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज द साइंस और साइन मतलब वो जो होता है ना चिन्ह वाला है ना सिंबल वाला है ना ठीक है साइंस ऑफ स्ट्रेस इन योर बिहेवियर एंड बी हेल्दी इनफ टू एंजॉय योर सक्सेस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ स्ट्रेस मतलब ये जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को पहचान सको रिकॉग्नाइज कर सको है ना उसके मतलब लक्षण सिम्टम्स को पहचान सको ठीक है ना आपके बिहेवियर में या फिर हेल्दी होने के लिए और सक्सेस को एंजॉय करने के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को पहचानो अपने स्ट्रेस को पहचानो राइट। स्ट्रेस कैन स्ट्राइक एनी टाइम स्ट्राइक मतलब आ जाना है ना स्ट्रेस कभी भी आ सकता है ये बात बोल रहा है स्ट्रेस कैन स्ट्राइक एनी टाइम इन अ फैशन दैट मे लीव यू अनअवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस इन योर लाइफ ठीक है इन अ फैशन दैट मे इन अ फैशन दैट मे लीव यू अनअवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस इन योर लाइफ आपको मतलब इस चीज से पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया लेकिन स्ट्रेस आ जाएगा ये वाली लाइन ये बात बोल रही है। वाइल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नेसेसरी बोल रहा है जबकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जरूरी भी है वाइल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस अब कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर इंडिविजुअल लिमिट कि किसी की कितनी लिमिट है कहते हो ना कि भाई मेरी लिमिट इतनी ही है और इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता इससे ज्यादा मेहनत मेरे बस के बाहर की बात है ठीक है ना तो उसके लिए भी ये जो स्ट्रेस है ना वो होना जरूरी है। सॉरी फॉर इंस्टेंस अगर थोड़ी देर के लिए देर आर सम इंडिविजुअल्स यहाँ कुछ इंडिविजुअल्स हैं हु एक्सेप्ट कंपटीशन इन अ हेल्दी फैशन मतलब कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन को बेहतरीन मानते हैं उनको लगता है कि हाँ देयर मस्ट बी कंपटीशन देयर मस्ट बी हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स राइट अमंग द पीपल अमंग द रिक्रूटर्स है ना हर किसी के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चलना चाहिए ऐसा बोल रहा है कि देयर आर अदर्स हु कोलैप्स इनटू वीपिंग रेक्स बिफोर एन एग्जाम और एन कंपेयरिंग mark sheets and finding that their friend has scored better कह रहा है कि देर आर अदर्स हु कोलैप्स कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मतलब इसको सही मानते हैं कि भाई होना चाहिए कंपटीशन ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं हु कोलैप्स इनटू विपिंग रैक्स ठीक है ना जो रोने में भरोसा करते हैं जो किस में भरोसा करते हैं भाई रोने में भरोसा करते हैं कि अरे हो हल्ला मचा दिया टूट गए क्या कि एग्जाम आ गया है ना या फिर कंपेयरिंग मार्कशीट्स वो अपने मार्कशीट को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं और बोलते हैं भाई वो मुझसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करा है ना ये सारी चीजें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्ट्रेस जो है वो बॉडी की क्या है भाई बॉडी स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन ठीक है एक बॉडी का रिएक्शन है आपके अंदर होता है जी और वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है भाई या तो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से होगा या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होगा दोनों इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है आपका स्ट्रेस राइट। चलो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब कभी भी चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सच एज टेम्परेचर जैसे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज टेम्परेचर ठीक है pollutants ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशंस इट लीड्स टू स्ट्रेस बिल्कुल सही बात है जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा आप तुरंत अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है यार अरे बड़ी ठंडी पड़ रही है यार मेरे को ठंडी पसंद नहीं है ऐसी बातें करने लग जाते हो तो ठीक है टेम्परेचर में जैसे चेंज होगा पोल्यूटेंट्स अरे बहुत गंदी हवा है ना पोल्यूशन है ठीक है यहाँ पे ये लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ पराली जल रही है ना तुरंत स्ट्रेस में आ जाओगे ठीक है ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशन जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे भी या फिर जहां आप रह रहे हो वहां के भी कंडीशन से आपको स्ट्रेस हो जाता है ठीक है ये चीज बोल रहे हैं इन दीज डेज ऑफ कॉम्पिटिशन व्हेन अ पर्सन मेक्स अप हिज डिमांड टू सरपास व्हाट हैज बीन achieved by others leading to an imbalance between demands and resources it causes psychosocial stress कह रहा है कि इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन ये जो कंपटीशन का जमाना है ना व्हेन अ पर्सन मेक्स अप हिज माइंड जहां पे एक इंसान अपना दिमाग बना लेता है ठीक है व्हाट हैज बीन अचीव्ड बाय अदर कि भाई दूसरा कैसे अचीव करा है क्या अचीव करा है लीडिंग टू एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स एंड रिसोर्सेज इट कॉजेस कौन सा वाला भाई स्ट्रेस साइको एंड सोशल साइको है ना ठीक है स्ट्रेस इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ ये एक पार्ट हो चुका है हमारे एवरीडे लाइफ का ऐसा नहीं कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को स्ट्रेस होता है और किसी को होता नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े स्ट्रेस लेते हैं ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं स्ट्रेस लेते हैं भाई हर कोई स्ट्रेस ले रहा है अपनी लाइफ में सबके स्ट्रेस का लेवल अलग अलग है जी राइट स्ट्रेस हैज अ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन ठीक है ना स्ट्रेस की मीनिंग बदलती जाती है ठीक है ना जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के स्टेजेस में जाते हो ना स्ट्रेस का रंग रूप ढंग से बदलता जाता है द लॉस ऑफ अ टॉय और अ रेप्रीमेंड फ्रॉम द पेरेंट्स माइट क्रिएट अ स्ट्रेस शॉक इन अ चाइल्ड ठीक है ना
क्या भाई, द लॉस ऑफ अ टॉय, खिलौने का खो जाना, है ना, और अ रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब स्कॉल्ड, डांटना, है ना, डांट खाना, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स माइट क्रिएट अ स्ट्रेस शॉक इन अ चाइल्ड, हो सकता है कि एक बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर दे, बच्चा स्ट्रेस फील करने लग जाए, शॉक लग जाए उसको। एंड एडोलेसेंट, है ना, जो कि टीन एजर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, हु फेल्स इन द एग्जामिनेशन में फील एज इफ एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट एंड लाइफ हैज नो फर्दर मीनिंग, राइट। कोई सॉरी एडोलेसेंस जो होता है, जो टीन एजर होते हैं, अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप 10th में फेल हो जाओ, 12th में फेल हो जाओ, या मार्क्स ही कम आ जाए, तो आपको लगता है पूरी दुनिया खत्म, ठीक है, अगर या फिर आप आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको लगता है पूरी दुनिया खत्म। सो वैसी वाला वो जो लेवल होता है ना, वो वाला स्ट्रेस का लेवल वो है। इन एन एडल्ट द लॉस ऑफ हिज और हर कंपेनियन, अगर कोई एडल्ट है, तो जैसे आप जब बड़े हो जाते हो और कोई जुदा हो जाता है ना, वो वाली बात कर रहा है, सॉरी। सो जॉब और प्रोफेशनल फेलियर में अपीयर एज इफ देयर इज नथिंग मोर टू बी अचीव्ड, कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आप फेल हो चुके हो, फेल होने के बाद से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात इस लाइन में कर रहा है। तो वही बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा 3-4 लाइन किसको डेडिकेटेड है भाई, स्ट्रेस के लेवल को, स्ट्रेस के स्टेजेस को, राइट। आ जाओ नीचे आ जाओ। सच साइंस अपीयर इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, ये जो साइन है ना, ठीक है, ये अपीयर होते हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ हर किसी के इंडिविजुअल पे, भाई कौन कैसे स्ट्रेस को ले रहा है ना, ये सबका अलग अलग है भाई। कोई किसी को कोई स्ट्रेस ले पाता, कोई नहीं। जैसे एमएसडी को देखोगे, महेंद्र सिंह धोनी को, वो स्ट्रेस नहीं लेता है भाई उतना, है ना, ठीक है, वो काफी आराम से चीजों को करते हैं। सच एज मसल टेंशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पल्पिटेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंडिजेशन, है ना, एंड हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन लिखा है भाई, है ना, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि सबके में अलग अलग होगा, कुछ के मसल टेंशन करने लग, मसल में दर्द होने लग जाएगा, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर कुछ को मतलब कांपने लग जाएंगे, पल्पिटेट करने लग जाएंगे, कुछ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ को इंडाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन की शिकायत हो गई, कुछ को हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, मतलब जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा सबका अपना अलग अलग चीजें आएंगी भाई। अल्टीमेटली फाइनली द रिजल्ट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सच एज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच, स्मोकिंग एक्सेसिवली, रिलाइंग ऑन ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर मतलब जिसको पीने खाने के बाद से आप बिल्कुल मस्त रहते हो, कहीं कुछ होश नहीं रहता, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। देयर आर अदर साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, नर्वस ब्लिंकिंग, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, राइट। तो आई होप आपको ये तीनों चारों लाइन समझ आ गई होंगी कि भाई जब क्या होता है भाई, अगर स्ट्रेस कोई लेता है तो सब किसी किसी को भूख नहीं लगती, कोई ज्यादा खा लेता है ना, सबका अपना अलग अलग है, कोई ट्रैंक्विलाइजर ले रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है ना, सबका अपना अलग अलग, कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि भाई वो कांप रहे हैं, सेक कर रहे हैं, नर्वस ब्लिंक करने लग गया भाई, ड्राइनेस आ गई भाई, है ना, थ्रोट गला सूख रहा है और पानी पानी चिल्ला रहा है ना, ऐसा वाला, राइट। आ जाओ। द प्रोफेशनल अंडर स्ट्रेस बिहेव्स, जो प्रोफेशनल होते हैं स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं, इफ ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना, ऐसे बिहेव करते हैं जिससे भाई अपने को स्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं, अपन वी आर वेरी परफेक्ट पर्सन, है ना। इट लीड्स टू डिप्रेशन, लेथार्जी एंड वीकनेस, तो भाई ऐसी कंडीशन में जो परफेक्ट होते हैं भाई, वो लेथार्जी की तरफ चले जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, वीक हो जाते हैं। Periodic mood shifts also indicate the stress status of the student, executives and professionals. पीरियोडिक मूड स्विंग्स, भाई मूड स्विफ्ट्स मतलब होता है भाई कि आजकल मूड स्विंग वाला जो ट्रेंड है काफी, भाई मेरा मूड स्विंग कर रहा है ना, भाई सुबह कुछ और मन कर रहा था, अभी कुछ और, 1 घंटे बाद कुछ और, 5 मिनट बाद कुछ और, राइट। तो वो मूड स्विंग वाली जो कंडीशन है ना, उसको भी आप इसमें कंसीडर करते हो कि उसकी वजह से भी स्ट्रेस होते हैं। तो पूरा का पूरा पैसेज आपने पढ़ा, पैसेज में स्ट्रेस क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या क्या इसके स्टेजेस हैं, ठीक है, हर एक चीज के बारे में बताई गई, ठीक है। आ जाओ जरा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, क्वेश्चन ही पहले धमाक से आ गया आपके सामने, है ना, कि टोन क्या है पैसेज की। तो भाई पैसेज की टोन क्या है, क्या लगता है आपको, क्या टोन में है पैसेज, तो क्या ये ऑथोरेटिव है कि भाई कोई अथॉरिटी बैठी हुई है उधर उधर वो सारी चीजें चल रही है, नहीं। क्या ये अनेक्सियस वाली बात की जा रही है, उसमें चिंता बताई जा रही है, चिंता की कहीं कोई बात बताई गई है, नहीं। किसकी बात बताई गई है सर, इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या दिया गया भाई, इंफॉर्मेशन दिया गया है सर, किसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस क्या है, कैसे नहीं है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेटिव आई हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा, ये तीसरा क्वेश्चन हमने ऐसा करा जिसमें टोन की बात की जा रही है, टोन कैसा होना चाहिए, और ये टोन पता कैसे चलेगा कि इस पैसेज का टोन ये है। हमने पहले वाले में पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, हर चीज डिस्क्रिप्शन में, बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन में, कि जो मिगलू है ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। सेकंड पैसेज में हमने हर चीज एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देखी, और
अगला क्या देखा भाई, इंफॉर्मेटिव। आ जाओ जरा। विच सिचुएशन डज नॉट लीड टू स्ट्रेस, कौन सी सिचुएशन स्ट्रेस को लीड नहीं करती, किस वजह से स्ट्रेस नहीं होता है। अब ये आपके सामने चार ऑप्शन है, पैसेज आपने रीड करा है, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पता है सर इन चारों में से हमें क्या चूज करना है। क्या फाइंडिंग अ पेनी ऑन द ग्राउंड, गिविंग एग्जाम्स एज अ टीनेजर, एग्जाम देते टाइम आप जब आप टीनेजर में थे तो एग्जाम दे रहे थे तो क्या प्रेशर नहीं आता था। टीनेजर छोड़ो, अभी का बच्चा जब एग्जाम दे ले, ठीक है, जब वो 22, 23, 24, 25 साल का हो जाता है, 26 साल का होता है, आप लोग जो 27, 28 साल के हो जाते हो जो सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टिल, है ना, तो वो भी अगर एग्जाम देते हैं तो उनके पास भी प्रेशर होता है, वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या गिविंग एग्जाम एज अ टीनेजर स्ट्रेस को लीड नहीं करता? सर लीड करता है। तो हमें क्या पता करना है कौन लीड नहीं करता है? तो लॉस ऑफ जॉब एज एन एडल्ट। अरे भाई सबसे बड़ी दिक्कत है, पैंडेमिक के टाइम पे जॉब चली गई, सबको स्ट्रेस हो गया, कुछ लोग सुसाइड कर लिए, राइट, तो ये भी नहीं सर। लूजिंग अ टॉय एज अ चाइल्ड, है ना, कोई बच्चा है जिसका टॉय भाई वो खो गया है, खिलौना खो गया भाई, रोने लगेगा, है ना, तो आपको क्या मिला सर? आंसर ए मिला। फाइंडिंग अ पेनी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हमें अगर राह चलते कहीं से 10 रुपए छोड़ो 5 रुपए का सिक्का भी मिल जाता ना यार, दिल खुश हो जाता है, 5 रुपए मिल गया हमें, है ना, और वो हम 5 लोगों को बता देते हैं, भाई भाई आज मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में हमें 5 रुपए का सिक्का मिल गया, है ना, ये बातें हम करते हैं, राइट, ठीक है, तो उससे स्ट्रेस नहीं होगा। बाकी तीन से आपको क्या मिलेगा भाई? स्ट्रेस मिलेगा। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा है? ए वाला। आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सक्सेस फ्रॉम द पैसेज। कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना। क्या कह रहा है भाई कि सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको, क्या सक्सेस फ्रॉम द पैसेज, सक्सेस का क्या बताना है भाई? एंटोनिम बताना है। सक्सेस की एंटोनिम क्या है? निग्लेक्ट है, लैक्सिटी है, डिफॉल्ट है, फेलियर है। तो सर हमें कोई मीनिंग नहीं पता है, कोई मीनिंग नहीं पता तो काट दो, कोई मीनिंग नहीं पता काट दो, जिसकी मीनिंग पता है वही तो हमारा आंसर है, जिसकी मीनिंग पता है वही हमारा आंसर है। निग्लेक्ट मतलब निग्लेक्ट कर देना, उसको तरफ ध्यान नहीं देना, लैक्सिटी मतलब लग्जरी टाइप की, और डिफॉल्ट मतलब भाई वही अपना ओरिजिन, है ना, डिफॉल्ट कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग कर दे, मतलब जो ओरिजिनल था वो वैसी सेटिंग कर दे, राइट। तो फेलियर होता है सक्सेस का जो एंटोनिम है वो फेलियर है, फेलियर को आपने मार्क करा, आप आगे बढ़ गए। अगला बताओ, अगला क्या कह रहे हैं सर? व्हाट डज एक्सेसिव स्ट्रेस नॉट रिजल्ट इन, ठीक है, व्हाट डज एक्सेसिव स्ट्रेस नॉट रिजल्ट इन, ज्यादा स्ट्रेस लेने से किस क्या नहीं होता है? नॉट रिजल्ट इन मतलब जिस क्या चीज हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस किसकी वजह से नहीं होता ये पूछ रहा है ना, किसके रिजल्ट की वजह से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, ज्यादा मतलब टेंशन नहीं होता है। तो ज्यादा देखना, क्या हाइपर टेंशन, क्या इनडाइजेशन, क्या रिलैक्सेशन, क्या पल्पिटेशन? नहीं सर ये सब होता है, ये सब होता है। सिर्फ किसकी वजह से क्या है सर? रिलैक्सेशन नहीं होता है सर। अगर एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं तो क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है, अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो क्या नहीं होता है? हाइपरटेंशन होता है सर, इनडाइजेशन भी होता है, ठीक है, डाइजेशन इनडाइजेशन, ठीक है ना। देखो मैं बार बार इस वर्ड को कंफ्यूज कर दे रहा हूँ, मैं इंडिजिनस इंडिजिनस मेरे दिमाग में चल रहा है ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। इनडाइजेशन भी होता है भाई, ठीक है, और दूसरा क्या? पल्पिटेशन, वो भी होता है ना, आप कांपने लग जाते हो, ट्रेम्बल करने लग जाते हो, राइट। क्या नहीं होता ज्यादा स्ट्रेस लेने से भाई? रिलैक्स आप फील नहीं करते हो। क्या नहीं होता वो पूछा है, तो रिलैक्सेशन नहीं होता भाई। आप स्ट्रेस में हो मतलब टेंशन में हो, टेंशन में हो तो कुछ ना कुछ बीमारी होएगी आपको। आ जाओ आगे। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, उस पैसेज के लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइटल देना पड़ेगा जी। और आपका टाइटल क्या होना चाहिए जरा देख लेना। क्या? लेवल ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, स्ट्रेस एंड रिलीफ, लाइफ एंड स्ट्रेस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, पूरे पैसेज में अगर हम आ जाएं, पूरा जो पैसेज है हमारे सामने उसमें स्ट्रेस को डिफाइन करा गया है, स्ट्रेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, और लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस में स्ट्रेस हमें दिखेगा, राइट, लाइफ में कहाँ कहाँ चेंजेस में हमें स्ट्रेस दिखेगा उसके बारे में बताया गया है। तो क्या लगता है भाई, ठीक है, और उस स्ट्रेस की वजह से क्या क्या रिजल्ट दिखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे नीचे बताई गई हैं, ठीक है, कि स्ट्रेस होता है तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो आंसर क्या दे रखा है भाई जरा देखना। लेवल ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स वो तो दिया ही है। स्ट्रेस एंड रिलीफ, रिलीफ के बारे में बात ही नहीं कर रही है ना। लाइफ एंड स्ट्रेस, लाइफ के बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बात किया गया, लाइफ के बारे में तो बात भी नहीं किया गया, लाइफ के बारे में कहीं कोई बात कोई जिक्र तक नहीं है सर।
मैंने क्या बोला, पैसेज पे टिके रहना है, और पैसेज में लाइफ के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। जब लाइफ के बारे में बात नहीं है सर, तो हम लाइफ एंड स्ट्रेस को मार्क कैसे कर सकते हैं? अगला दिया स्ट्रेस एंड इट्स सॉरी कंसिक्वेंसेस, और यही स्ट्रेस की बात इसमें की गई है, लेवल ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट एजेस एज ग्रुप। तो ये भी नहीं होगा सर, स्ट्रेस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, जो स्ट्रेस है और उसके क्या क्या कंसिक्वेंस है, क्या क्या परिणाम है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। चले भाई आगे अगले पैसेज पे। ठीक है भाई, अगले पैसेज की बात करें हम, अगले पैसेज की आ जाओ। अगला पैसेज क्या कह रहा है? फिर आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन सीपीयू में आए रखे हैं भाई, सीपीयू में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। देखना जरा क्या कह रहा है, ये वाला पैसेज भी जरा देखो। कह रहा है सर कि घाना वॉज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। घाना जो है सबसे पहला अफ्रीकन स्टेट था, है ना। द रीजन वाई वी आर सेइंग दिस, अब उसका रीजन भी दे रहा है कि सर ये ऐसा मैंने क्यों बोला, ऑथर इसका रीजन भी दे रहा है कि ऐसा मैंने क्यों बोला। दैट मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड, है ना। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि जो ज्यादातर अफ्रीकन स्टेट्स थे वो लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस, ठीक है ना, वहां पे मतलब ट्राइबल विलेजेस ज्यादा रहते थे, बट जो घाना है ना वहां पे वो था भाई सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड, वहां से गोल्ड की ट्रेडिंग ज्यादा होती थी। और ये रीजन रहा कि मैंने क्यों बोला भाई कि जो घाना है वो फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट है, राइट। दिस गोल्ड ट्रेड ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द घानानियंस, है ना। ठीक है, जो ये फर्स्ट दिस गोल्ड ट्रेड ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द घनानियंस, कह रहा है कि जो ये गोल्ड ट्रेड है ना ओपन हुआ, न्यू पॉसिबिलिटीज उसने ओपन कर दिया। घनानियंस मतलब जो घाना के रहने वाले लोग थे, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनके लिए ये एक नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दिया, है ना। क्या कि द गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक टू द 4th सेंचुरी। कब से स्टार्ट हुआ भाई ये गोल्ड ट्रेड रूट्स? चौथी सेंचुरी से, व्हेन अफ्रीकन सोनिन के ट्राइब्स वर अंडर द रूल ऑफ मागा। मागा के अंडर में था, ठीक है। कौन सा ट्राइब भाई? अफ्रीकन सोनिन के, ठीक है। ये ट्राइब मागा के अंडर था। अ बर्बर क्लैन, जो बर्बर क्लैन था ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोरक्को। ये कहां बर्बर क्लैन कहां ओरिजिनेट किया था भाई? मोरक्को में। दिस क्लैन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल, ठीक है ना भाई, कि भाई वो सहारा के डिजर्ट में कैमल्स के साथ ट्रेवल करना उन्हें आता था, ठीक है ना। रेगिस्तान में वो ट्रेवल करना जानते थे, उसमें वो मास्टर थे। दे वर नोन, वो जो क्लैन था वो पूरा पूरा वो जो आदिवासियों का ग्रुप था, दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड, ठीक है। वो किसका सौदा करते थे भाई? सॉल्ट का सौदा करते थे, गोल्ड, सॉल्ट फॉर गोल्ड, ठीक है ना। सॉल्ट के लिए गोल्ड का सौदा करते थे, है ना। फ्रॉम द सोनिनकेन से वो सौदा करते थे। When the Arabs invaded North Africa, जब अरब ने, ठीक है ना, अरब ने नॉर्थ अफ्रीका पे इन्वेड करा, चढ़ाई करी, देयर वाज एन अपसर्ज, है ना, रिवॉल्ट हो गया इन द ट्रेड इन गोल्ड, है ना। अपसर्ज, सॉरी नॉट रिवॉल्ट, अपसर्ज हो गया भाई, अचानक से उछाल आ गया, है ना। अचानक से उछाल आ गया किसमें भाई? ट्रेड में, गोल्ड के ट्रेड में। घाना बिकेम रिच एंड सून आफ्टर, घाना उसके बाद से रिच हो गया भाई। जैसे ही ये ट्रेड बढ़ गया गोल्ड का, तो घाना क्या हो गया भाई? रिच हो गया। एंड सुन आफ्टर, उसके बाद ही द सोनिनके आउट द मागा, सोनिनके ने क्या करा भाई? जैसे ही वो रिच हो गए, ठीक है, सोनिनके ट्राइब जैसे ही रिच हुआ तो उन्होंने मागा को उखाड़ फेंका एंड बिल्ट देयर ओन नेशन अंडर काया मैगन सीस, ठीक है ना। इनके अंडर में उन्होंने क्या बना? काया के अंडर में उन्होंने अपना खुद का नेशन बना दिया। हु बिकेम द सोनिनके किंग अराउंड 790, 790 के अराउंड वो क्या बने भाई? सोनिनके के राजा बने, सोनिनके क्लैन के, सोनिनकन ट्राइब के राजा बने जी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। घानाज एंशियंट कैपिटल, जो घाना का एंशियंट कैपिटल है, कॉम्बिसला, कॉम्बिसला वाज द सिटी वेयर अफ्रीकन्स एंड बर्बर्स मेट एंड ट्रेडेड। घाना का जो एंशियंट कैपिटल है कॉम्बिसला वाज द सिटी, ऐसी सिटी थी, कॉम्बिसला की बात कर रहा है, जहां पे अफ्रीकन और बर्बर क्या करते थे? मिलते थे और ट्रेड करते थे। बर्बर कौन भाई? आपको ऊपर अभी बर्बर के बारे में बात की गई है। बर्बर क्लैन कहाँ गया भाई? ओके, बर्बर क्लैन, ठीक है। अरब ट्रेडर्स इन द 9th सेंचुरी डिस्क्राइब्ड घाना एज द लैंड ऑफ गोल्ड। जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने 19वीं सेंचुरी में बता दिया है घाना को क्या भाई? ये लैंड ऑफ गोल्ड है। लैंड ऑफ क्या है भाई? गोल्ड है। यहाँ पे सोने की पूरी पूरी जमीनें हैं, है ना। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में ये डिस्क्राइब किया गया कि घाना भाई लैंड ऑफ गोल्ड है। द गोल्ड केम फ्रॉम असांते एंड सेनेगल टू द साउथ एंड वेस्ट। कहाँ कहाँ से भाई?
असांते और सेनेगल से कहाँ आता था, साउथ और वेस्ट में आता था। द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, जो ट्रेड रूट्स है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट से मोरक्को जाता था। द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, लीबिया एंड अक्सुम एंड सो ऑन टू यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में जाता था। डन है, इतनी बातें डन है, बिल्कुल डन है। घाना हैड रीच्ड इट्स पीक इन द 10th सेंचुरी, घाना 10th सेंचुरी में, क्योंकि गोल्ड है भाई, गोल्ड वो ट्रेड करता था और अपनी पीक पे पहुंच गया। दिस वॉज द कंट्री विच कंट्रोल्ड बोथ द गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेड्स, ये ऐसी कंट्री बन गई, ठीक है ना, ऐसी कंट्री बन गई थी जो कंट्रोल करती थी बोथ गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेड्स, दोनों को ही। सॉल्ट ट्रेड, गोल्ड के बदले सॉल्ट लेती थी, तो उन दोनों को अब क्या करने लगी, कंट्रोल करने लगी। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड वुलन क्लॉथ्स, लग्जरी आइटम्स, लेदर गुड्स एंड स्लेव्स, स्लेव्स पता ही आपको, दास है ना, उनका भी ट्रेड होने लगा उस टाइम पे, है ना, उनको भी यहां से वहां भेजा जाने लगा। और क्या क्या, वुलन क्लोथ्स का, लग्जरी आइटम्स का और लेदर गुड्स का। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड गुड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द सहारा डेजर्ट विथ कैमल कारवांस, जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था सामान के साथ 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, कहां भाई, सहारा डेजर्ट में, कैमल के साथ, कैमल के कारवां के साथ, कारवां मतलब पूरा ग्रुप, जत्था, है ना। तो ये पूरी पूरी बात रही घाना की। घाना मतलब अफ्रीका का पहला स्टेट जो गोल्ड में ट्रेड करता था, है ना, उसकी पूरी पूरी बात हो गई और ये आपको पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद से हमारे सामने आया क्वेश्चन, क्या कि मागा अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। कैसे पता है सर, पहली दूसरी तीसरी लाइन में ही जब हम पहुंचे थे हमें पता चल गया था, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, मागा अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोरक्को, राइट। तो मोरक्को से वो ओरिजिन किए थे मागा, है ना, तो मोरक्को को मार्क करेंगे आप, मोरक्को को आपने मार्क करा, ठीक है, और बात आगे बढ़ गई, बाकी को आपने कट करा, बात आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हम, क्या 17 है जो, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, तो टाइटल को भी कुछ आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है, पैसेज के ऑप्शंस देखने के बाद से, रुक जा भाई, है ना, ठीक है। क्या सर कि द लैंड ऑफ गोल्ड ऐसा डिस्क्राइब कर दिया गया 19th सेंचुरी में, और ऊपर से आप देखोगे तो पैसेज बात ही कह रहा है कि घाना में सिर्फ पहला स्टेट इसलिए था वो अफ्रीका का, क्योंकि वहां पे ट्रेड सबसे पहले हो गया, और वो ट्रेड किस में चल रहा था भाई, गोल्ड में चल रहा था, कब, 4th सेंचुरी के आसपास। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंस किसकी दिखाई गई है, गोल्ड की दिखाई गई है घाना लैंड पे, ठीक है। तो वही बात हम यहां पर भी आके मान जाएंगे, वही बात हम यहां पे भी आके मान जाएंगे। घाना लैंड ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स के बारे में तो बात भी नहीं की गई है कि ट्राइब्स कैसी थी, जिंदा थी क्या नहीं थी, क्या उनकी लाइवलीहुड थी, क्या स्टैंडर्ड था जीने का, ये सब कुछ भी बात नहीं की गई, तो ट्राइब्स को काट दो। लैंड ऑफ बर्बर्स नहीं भाई, और लैंड ऑफ ट्रेड नहीं, ट्रेड किसका भाई, लैंड ऑफ गोल्ड, है ना, किसका भाई, घाना जो है वो लैंड ऑफ गोल्ड था, तो लैंड ऑफ गोल्ड को आपने मार्क करा, 17 का ए। आ जाओ आगे, 18 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब आपको पता है, अपोजिट। कंट्रोल मतलब किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखना, चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में रखना, ठीक है। प्रोफ्यूज मतलब होता है सेक्रेड, प्रॉमिस मतलब आपको वादा करना, प्रैक्टिकलिटी मतलब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें नहीं जी। एगिटेटेड, एगिटेटेड मतलब होता है एक्साइट करना, है ना, उत्तेजित हो जाना, ठीक है, उत्तेजित हो जाना, ठीक है, एगिटेट कर देना। तो एगिटेटेड हमारा आंसर हुआ, कंट्रोल में नहीं है भाई, एगिटेटेड है मतलब वो हमारे मतलब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उत्तेजित हो रहा है, ठीक है, तो एगिटेटेड, राइट। 18 का डी। 19 क्या कह रहा है सर, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पैसेज फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रैपिड और सडन राइज, कोई भी चीज काफी तेजी से बढ़ रही है जिसमें उछाल आ रहा है, ठीक है, तो मैंने एक वर्ड यूज करा था उछाल, है ना, किसके लिए, कारवा के लिए नहीं सर, कारवा तो ग्रुप होता है ना, क्या होता है सर, ग्रुप होता है, ठीक है। आउट्स मतलब क्या होता है भाई, वो जो राइवलरी बढ़ जाती है ना, उखाड़ फेंकना, है ना। अपसर्ज, अपसर्ज मतलब सर राइज, ठीक है ना, राइज रैपिडली, रैपिडली, है ना, राइज रैपिडली। एंशियंट मतलब सर पुराना, पुराना, ठीक है। आपको आपका आंसर मिला क्या सर, सी, अपसर्ज, है ना। अपसर्ज मतलब रैपिड और सडन राइज, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ, डैश एंड डैश वर द फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड इन एंशियंट टाइम्स। एंड एंशियंट टाइम्स में जो घाना के ट्रेड का फाउंडेशन था वो कौन था भाई, क्या वुलन क्लोथ और लग्जरी आइटम्स थे, जरा आ जाना पीछे।
जो ये वुलन क्लोथ और लग्जरी आइटम की बात कर रहा है वो अदर ट्रेडिंग गुड्स थे, वो फाउंडेशन नहीं था, वो अदर ट्रेडिंग गुड्स थे। ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। लेदर और गुड्स भी सर अदर में आएंगे। कैमल और कारवा का ट्रेडिंग होता नहीं था सर, है ना। ट्रेडिंग किसकी होती थी सर? गोल्ड और सॉल्ट की। किसकी ट्रेडिंग हो रही है भाई? गोल्ड एंड सॉल्ट की। तो गोल्ड एंड सॉल्ट को मार्क किया और आगे बढ़ गया जी। गोल्ड एंड सॉल्ट को मार्क किया और आप आगे बढ़ गए, डन है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज, नॉट क्वेश्चन, अगला पैसेज क्या कह रहा है? अगेन आपके सामने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा पैसेज आ गया जी, है ना। और इस पैसेज को हमें क्या करना होगा भाई? रीड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा और क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो रीड करेंगे। क्या कह रहा है सर कि ऑन May 2nd 2018 सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स हिट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड अदर एडजॉइनिंग रीजन्स। 2 मई 2018 को कई मतलब बहुत ही क्रिटिकल डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म चला। ठीक है, कहाँ कहाँ चला भाई? कहाँ कहाँ हिट किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े हुए अदर एडजॉइनिंग बोल रहा हूँ तो उससे लगे हुए रीजन्स में। अब इसका जो रीजन एक्सप्लेन किया गया बिहाइंड सच सीवियर वेदर सिस्टम, एम मोहापात्रा, सीनियर साइंटिस्ट विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, said that the dust storms and thunderstorms are a result of nearly similar weather conditions like intense heat। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ रीजन दिया कि ये वैसा ही कंडीशन है जैसे इंटेंस हीट वाला होता है ना। एरियाज दैट हैव मॉइस्चर इन द एयर एक्सपीरियंस थंडरस्टॉर्म्स, वाइल जो एरिया जिसके अंदर मॉइस्चर होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या? थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है ना। और दूसरा क्या कह रहा है? वाइल दोज विच डोंट हैव मॉइस्चर एक्सपीरियंस डस्ट स्टॉर्म। ठीक है ना, जिसके अंदर डस्ट नहीं होता है, सॉरी जिसके अंदर ये मॉइस्चर नहीं होता है वो डस्ट स्टॉर्म एक्सपीरियंस करते हैं। ओके जी, तो वही बात बोला उसने। आगे कह रहा कि ऑल सच कंडीशंस वर बीइंग फुलफिल्ड ऑन दैट डे। फिर वो बोल रहा है कि सारी कंडीशन उस दिन फुलफिल हो गई थी जिस दिन उसको वेदर को खराब होना था। द रीजन हैड मॉइस्ट स्टर्ली विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड देयर वाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम टू। ऑल हिज टुगेदर ट्रिगर्ड द इवेंट्स ऑन May 2nd। ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी चीज़ें हुई और वेस्टर्न से भी, तो हर जगह से चीज़ें हुई तो वो सिचुएशन क्या हो गई भाई? क्रिएट हो गई। He added, है ना, in simple terms, dust storm can be explained as a phenomenon when strong winds carry dust over an extensive area. As far as the timing of their occurrence is concerned, Mohapatra stated that there is no deviation in time of occurrence of a dust storm and thunderstorm activity as they usually peak in the pre-monsoon period। कहाँ पे peak पे होते हैं भाई? pre-monsoon period में वो peak पे होते हैं। These events happen between March and May only। ये जो इवेंट होता है ना कि दोनों एक साथ अकर हो जाएं, ठीक है, वो मोस्टली कहाँ होता है भाई? मेनली वो मार्च एंड मई में होता है भाई। ठीक है, इन द प्री मानसून पीरियड, प्री मानसून पीरियड जो ऊपर मेंशन कर रखा है भाई उसके बारे में बता रहा है। टेम्परेचर्स आर हाई, वेरी हाई, अराउंड 44 to 55 डिग्री सेल्सियस एंड लीड टू सच एक्टिविटीज, है ना। ये टेम्परेचर लीड कर देते हैं ऐसी एक्टिविटी को, है ना। Even as dust storms and thunderstorms are a common feature every year, there has been no focused work on studying the trends related to it। कहीं कोई फोकस नहीं किया जाता जबकि ये हर साल ऐसी सिचुएशन होती है ना, कॉमन फीचर होता है भाई हर साल के लिए। इन द कमिंग ईयर्स, है ना, इन द कमिंग ईयर्स there could be more instances of intense thunderstorms and sandstorms, but they have to be studied in detail looking at the data of over 30 to 40 years to notice a trend। कह रहा कि इन द कमिंग ईयर्स देयर कुड बी मोर इंस्टेंसेज ऑफ इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स। ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ऐसे मौके देखे जा सकते हैं, और ज्यादा ऐसे मौके देखे जा सकते हैं किसके भाई? इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स के एंड सैंड स्टॉर्म्स के, बट दे हैव टू बी स्टडीड। उनको स्टडी करना होगा भाई बिल्कुल डिटेल में जाके एट द डेटा ऑफ ओवर 30 to 40 ईयर्स, है ना, जो डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल है 30 से 40 साल का, है ना। टू नोटिस अ ट्रेंड, एक ट्रेंड को नोटिस करने के लिए भाई ये कब कैसे और क्यों कैसे बन जाता है ये चीज नोटिस करने के लिए। वर्क हैज बीन मोर और लेस कन्फाइंड टू साइक्लोन्स एंड मानसून सिस्टम्स बट नॉट मच ऑन डस्ट स्टॉर्म्स और थंडरस्टॉर्म। जो हमारा काम है वो अभी तक ज़्यादा या फिर उसके आसपास कहाँ पे पहुंचा हुआ है सर? या तो साइक्लोन या मानसून के इर्द गिर्द घूमता है ना। डस्ट और स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म तक पहुंचा भी नहीं है। इट नीड्स स्टडी, ये इसकी जो भाई अब क्या जरूरत पड़ रही है भाई? स्टडी की जरूरत पड़ रही है।
एडमिटेड मोहापात्रा ने ये बात एडमिट करी है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इन इंडिया कैन बी गैग्ड फ्रॉम द डेटा ऑफ इंडियाज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, है ना। जितने भी वो हुए हैं भाई, डैमेज हुए हैं, वो देखा जा सकता है भाई इस एनसीआरबी के रिपोर्ट से। एज पर द एनसीआरबी डेटा compared to other natural disaster like cyclone, floods and heat waves, lightning kills more people in India, ठीक है ना। as per the NCB data compared to other natural disaster like cyclone, floods और heat waves, जो lightning है ना, जो lightning अगर मैं इनमें वो बोल रहे हैं कि cyclone, floods और heat waves को कंपेयर करोगे ना, तो जो lightning है ना वो ज्यादा लोगों को इंडिया में मारती है, मतलब बिजली गिरने से ज्यादा लोग मरते हैं, ये बात भी सही है ना। फॉर इंस्टांस, है ना, अभी के लिए क्या है, एटलीस्ट 25% ऑफ द 10,510 accidental deaths attributed to forces of nature in 2015 were due to lightning, बिजली गिरने की वजह से ये चीज हुई थी भाई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई भाई, मर गए। द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग हैज कॉन्स्टेंटली रिमेन्ड ओवर 2000 एवरी ईयर सिंस 2005, है ना। हर साल 2000 सिर्फ लाइटनिंग से मर जाएंगे, ये भाई कांस्टेंट है, ये लगातार ऐसा चला आ रहा है 2005 से। तो ये पूरा का पूरा पैसेज हो गया आपका थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म को लेके, है ना। ये बात आपने समझ ली। अब जरा इसके पैसेज पे आ जाओ, सॉरी पैसेज देख लिया, अब इसके क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि द पैसेज इज मेनली अबाउट, किसके बारे में है भाई, अ डस्ट स्टॉर्म इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, डस्ट स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म, और थंडर स्टॉर्म इन राजस्थान, द डैमेज कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म। ये रहा आपका पैसेज। क्या लगता है आपको पैसेज किसके बारे में ज्यादा तरीके से बात कर रहा है? सिर्फ ऊपर की एक लाइन बता रखा है कि ये जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ था और उसके आसपास के इलाकों में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से सारी की सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं सर? थंडर स्टॉर्म और क्या, और सर डस्ट स्टॉर्म के बारे में, कि वो क्यों है, कैसे है, कहां से आ रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट बन रहा है, ये सारी बातें इसमें हो रही हैं। तो जो सारी बातों को कर रहा है हम उसको मानेंगे ना, जो सारी बातें हो रही हैं सर हम उसको मानेंगे। ये तो हमारा मुद्दा है ही नहीं ना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अगर उसके बारे में होता तो राजस्थान के किस किस इलाके में हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, और उत्तर प्रदेश के किस किस इलाके में हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये चीज मेंशन होती। वो चीज मेंशन नहीं है, और जो चीज मेंशन नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं पैसेज में, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म इन राजस्थान, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं हो रही है भाई कि सिर्फ राजस्थान में थंडर स्टॉर्म आ गया तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, द डैमेज कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म, नहीं सर, बात किसकी हो रही है? डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म के बारे में, ठीक है ना। जो धूल के वो चलते हैं, और थंडर स्टॉर्म आपको पता है चक्रवात वगैरह की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है ना, और क्वेश्चन क्या है भाई, बड़े बड़े हैं, मतलब ऑप्शन क्या है, बड़े बड़े हैं, है ना, एक एक मतलब बड़े बड़े आपके लाइनें हैं, ठीक है। और ये याद रखना पड़ेगा तब, सॉरी कब, जब आप ये याद कब रहेगा, जब आप पैसेज को थॉरोली रीड कर पाओगे, है ना। एक बार रीड करते ही आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, तभी ये हो पाएगा जी। क्या बोल रहा है? द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेज डस्ट स्टॉर्म इन राजस्थान एंड नियर बाई रीजन, ठीक है ना। हमने कहा कि क्या नहीं होगा, ये भी ध्यान देके चलना है, क्या नहीं होगा। और आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की गई है, ये पैसेज में कही जा चुकी है कि क्या रीजन था कि सर वेस्ट एंड देयर वाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम 2, वो कंसीडर कर रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था, उसका भी रीजन था कि ये थंडर स्टॉर्म वहां पे या डस्ट स्टॉर्म वहां पे आया है। तो हमें ढूंढना है क्या नहीं है, नॉट को ढूंढना है। ये तो रीजन है, तो अगर ये रीजन है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बोथ dust storms and thunderstorms occur due to similar weather condition like intense heat, ये भी मेंशन है भाई, ये भी मेंशन है, ठीक है ना। देखो जरा कहाँ है भाई, ये said that dust storms and thunderstorms are a result of nearly similar weather conditions like intense heat, ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो हमें क्या पता करना भाई, नॉट वाला, तो नॉट तो नहीं है भाई, ये यस में है, तो इसको भी आप कट कर दो। थंडर स्टॉर्म्स अकर वेयर द एयर इज ड्राई, जहां पे हवा ड्राई होती है वहां पे थंडर स्टॉर्म अकर होता है, ये बात बोल रहा है। ये ऐसा कुछ मेंशन तो था क्या, एग्जैक्टली यही मेंशन था? नहीं सर, ये तो मेंशन नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे, किस लाइन में भाई, किस लाइन में था, ठीक है। देखो जरा यहां पे मॉइस्चर वाली बात जहां पे हुई थी, मॉइस्चर कहां लिखा हुआ है भाई, फटाफट देखे जरा मॉइस्चर कहां लिखा। हाँ देखो, एरियाज दैट हैव मॉइस्चर इन द एयर एक्सपीरियंस थंडर स्टॉर्म्स,
थंडर स्टॉर्म्स के लिए क्या नेसेसिटी है भाई? वो एरिया जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल हो, एयर में क्या हो भाई, मॉइस्चर अवेलेबल हो, वो एरिया कॉज करता है भाई थंडर स्टॉर्म, राइट। और जहां पे ड्राई होता है भाई, मॉइस्चर का मॉइस्चर नहीं होता मतलब ड्राई है, तो वो करता है भाई डस्ट स्टॉर्म। और बात किसी कर रहा है सर थंडर स्टॉर्म की, कह रहा है कि ड्राई होना चाहिए, लेकिन हमें पता है क्या, मॉइस्चर होना चाहिए। तो सर ये ड्राई की बात कर रहा है और पूछ रहा है क्या नहीं है, तो सर ये नहीं है, तो ये नहीं है भाई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, साइक्लोन्स एंड मानसून सिस्टम हैव बीन स्टडीड मोर देन डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स, तो ये भी मेंशन है भाई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी होगा, 22 का सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। डन, चले आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सर अमंग द नेचुरल डिजास्टर्स विच इज द हाईएस्ट किलर इन इंडिया, है ना। कई सारे डिजास्टर हैं, नेचुरल डिजास्टर हैं, जिसको आप कहते हो भाई कि प्रकृति का प्रकोप, है ना, उसकी वजह से जो मौतें होती हैं, मतलब कहाँ पे भाई, इंडिया में। तो हीट वेव्स की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से नहीं सर, लाइटनिंग की वजह से। और ये बात हमने पढ़ी थी कि पिछले ये वाला, फॉर इंस्टांस एटलीस्ट 25% ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ एट्रीब्यूटेड टू फोकस ऑन फोर्सेज ऑफ नेचर इन 2015 वर ड्यू टू लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से, बिजली की गिरने की वजह से। और हर साल 2000 वाला जो एवरेज है उसकी भी बात कर रहा है, राइट। तो ये बातें हो गई, तो जरा बताना, लाइटनिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, कह रहा है सर कि व्हेन डू डस्ट स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म जनरली अकर, कब अकर होते हैं, क्या जनरल सिनेरियो होता है, ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग विंटर्स, आफ्टर द रेन्स, और इन द प्री मानसून पीरियड। हमने पढ़ा था कि इन द प्री मानसून पीरियड कुछ तो हुआ था, इन द प्री मानसून पीरियड कुछ तो हुआ था, जरा आंसर करेंगे क्या कह रहा भाई, इन द प्री मानसून पीरियड कहीं पे तो पढ़ा था हमने, है ना। ठीक है, यहीं कहीं पढ़ा था कि प्री मानसून, प्री मानसून कहाँ गया भाई, हाँ जी देखिए जरा, इन द प्री मानसून पीरियड द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड लीड टू सच एक्टिविटीज। बिल्कुल करेक्ट बात है जी, यही बात की जा रही है यहाँ पे, यही बात क्या की जा रही है भाई, यही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आ जाओ जरा, ठीक है आ जाओ। तो क्या होगा, इन द प्री मानसून पीरियड, तो बाकी को कट कर दो। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, अ डस्ट स्टॉर्म मेनली अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई, डस्ट स्टॉर्म। क्या मॉइस्चर इन द एयर, नहीं सर। स्टर्ली विंड्स, नहीं सर। क्या एक्सट्रीम कोल्ड, नहीं सर। इंटेंस हीट, इंटेंस हीट हमारा आंसर होगा भाई। इंटेंस हीट की वजह से क्या होता है भाई, डस्ट स्टॉर्म होता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे, है ना, अलग अलग पैसेज में, अलग अलग पैसेज में अलग अलग क्वेश्चंस हमने करे। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करते टाइम, है ना। आपने बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से हम चल रहे हैं, ताकि आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओ, है ना, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा मुद्दा है आपके पेपर के लिए, वो प्री में भी आ रहा है, वो मेंस में भी आ रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो उस बड़े मुद्दे को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो जी, है ना। चलो जी मिलकर करते हैं इसको, चलिए जी, थैंक यू सो मच। इतनी बातें करनी थी हमें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले पैसेज के साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें जी।